सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का इतिहास, वो भी सिर्फ 121 क्वेश्चन के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे इतिहास। और जो ये 121 क्वेश्चन है, वैसे तो ये 2100 क्वेश्चन समझ लो आप। इसको हम अच्छे से क्या है कि डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे। और ये आपका जो रीट मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए बेहद ज़्यादा उपयोगी है। तो ये पूरी क्लास में आप अंत तक बने रहें। तो अपने शुरू करते हैं। और जो ये इतिहास है एकदम क्रम वाइज चलेगा, पुरानी सभ्यताओं से लेके लास्ट तक, जब तक एकीकरण होता है क्वेश्चन फॉर्म में होगा, क्रम वाइज चलेगा। तो अपने शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। आपके पास दोस्तों देखो ऑप्शन है अमलानंद घोष, वीएन मिश्र, अक्षय कीर्ति व्यास, श्रीमती हन्नारेड। अब देखो जो कालीबंगा सभ्यता की खोज यहाँ पे की जाती है वो की जाती है अमलानंद घोष के द्वारा। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बता दूं आपको अन्य बातें कालीबंगा के बारे में, ये घग्गर नदी के किनारे जिले हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। और ये जो सभ्यता है ये 4000 ईसा पूर्व पुरानी है। और इसके बाद इसकी का उत्खनन बीबी लाल ने भी यहाँ पे किया था 1961-64 में। मेन तो अपने को ये ध्यान रखना है कि देखो समकोण पर जो सड़कें काटती है, समकोण पर काटती सड़कें, वो भी इसकी विशेषता है। अभी सिर्फ हम कालीबंगा की बात कर रहे हैं। समकोण पर काटती सड़कें और नगरीय सभ्यता हम कह सकते हैं, कालीबंगा को नगरीय सभ्यता माना जाता है। और जो अक्षय कीर्ति व्यास है, ये किसकी खोज करते हैं, ये करते हैं आहड़ सभ्यता की। किसकी? आहड़ सभ्यता की खोज यहाँ पे अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की जाती है। और जो श्रीमती हन्नारेड है, ये भी रंगमहल सभ्यता की खोज करती है। रंगमहल सभ्यता भी सरस्वती नदी पे ही थी, जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर आती है। वर्तमान में घग्गर नदी आप कह सकते हो। तो ये बातें थी देखो इन सभी के बारे में। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है कि भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। देखो ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। तो यहाँ पे जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर, इसको माना जाता है ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। देखो जो गणेश्वर सभ्यता है, इसका उत्खनन कौन करता है, तो जब भी गणेश्वर का नाम आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए आर.सी. अग्रवाल। क्या आना चाहिए? आर.सी. अग्रवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। आर.सी. अग्रवाल द्वारा यहाँ पे उत्खनन किया जाता है गणेश्वर का। और ये कौन सी नदी के किनारे है, ये भी एग्जाम में आता है। तो कांतली नदी के किनारे है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो ये बेड़च नदी के किनारे है, बेड़च या आयड, और उदयपुर के अंदर है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे गिलूंड सभ्यता की। देखो जो गिलूंड सभ्यता है, ये राजसमंद जिले के अंतर्गत आती है। तो राजसमंद जिले में है। एक तो बात आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर से ये मोडिया मगरी जिसे स्थानीय लोग कहते थे, 2 टीलों पर है जिनका नाम है मोडिया मगरी। और उत्खनन की जब हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम यहाँ पे बीबी लाल द्वारा उत्खनन किया गया था गिलूंड का। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा। गणेश्वर का आपको याद रखना है आर.सी. अग्रवाल। और जो बैराट सभ्यता है, ये आपको मिलेगी कहाँ पे? जयपुर के अंदर मिलेगी बैराट। और इसका दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया सर्वप्रथम। और यहाँ पे आगे भी हम जानेंगे पंचमार्क मुद्राएं वगैरह मिली थी, मिनांडर के सिक्के 28 मुद्राएं, जो बार बार एग्जाम में आती है। तो ये थी सभी सभ्यताओं के बारे में जानकारी। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं कौन सी सभ्यता में मिली। देखो जो 28 मुद्राएं हैं, ये मिली अपने को बैराट में। कहाँ पे? बैराट के अंदर। अब 28 में से जो 16 मुद्राएं थी, वो थी मिनेंडर की। ये पूछा गया एग्जाम में। तो 16 मुद्राएं यहाँ पे मिनेंडर की थी। मिनेंडर की। एक सेकंड, इसको मैं सही लिख देता हूं। तो मिनेंडर की यहाँ पे 16 मुद्राएं थी। अब देखो हम बात करेंगे थोड़ी सी साथ में आहड़ की। आहड़ को हम अन्य क्या कहते हैं, अन्य क्या नाम से जानना जाता है आहड़ सभ्यता को, ये भी हम जानेंगे। देखो जो आहड़ सभ्यता है, इसे लाल काले मर्द बांड वाली संस्कृति भी कहा जाता है। ये भी हम आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। और जो अगर आपसे ये पूछा जाए
कि बालाथल की सभ्यता कहाँ पे है, तो ये उदयपुर जिले के अंदर है, वल्लभनगर में। कहाँ पे? उदयपुर जिले में। कि लूंडवाड़ी का हमने पहले पढ़ ही लिया था, वल्लभनगर के अंदर है ये बालाथल, उदयपुर में वल्लभनगर के अंदर। इसका उत्खनन है वो वीएन मिश्र के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वीएन मिश्र के द्वारा यहाँ पे बालाथल का उत्खनन किया जाता है। यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह, मर्द भांड, चाकू चूकू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, और लोह गलाने की 5 भट्टियाँ भी प्रमुख रूप से यहाँ पे मिली है। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा है, लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपके आहड़ सभ्यता। ठीक है, ये संस्कृति है आहड़, जो कि बेड़च नदी के किनारे है, उदयपुर के अंदर। और बैराट के बारे में हमने जान ही लिया, कालीबंगा के बारे में भी हमने अच्छे से जान लिया। अब हम जान लेते हैं बागोर के बारे में। बागोर आपके पड़ेगी भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर बागोर पड़ेगी। अगर पूछा जाए कि बागोर सभ्यता कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। और कौन सी नदी पे? कोठारी नदी। कोठारी नदी पे कौन सी है? बागोर सभ्यता। ध्यान रखना, कोठारी नदी पे है आपके बागोर सभ्यता। और इसका उत्खनन सर्वप्रथम कौन करता है? इसका भी वीएन मिश्र करते हैं। तो बालाथल और बागोर दोनों का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? वीएन मिश्र। आप याद रखें अच्छे से, वीएन मिश्र के द्वारा यहाँ पे किया गया। यहाँ पे मुख्य बात क्या है कि जो भोजन सामग्री वगैरह मिली, और भी जैसे जो शरीर मिले लोगों के, वो पूर्व से पश्चिम में मृत शरीर मिले दफनाए हुए, ये मुख्य बातें हैं यहाँ पे। और ईंटों का प्रयोग भी किया गया है भवन निर्माण के लिए। अब यहाँ पे तो बस आप इतना याद रख लेना, भीलवाड़ा के अंदर है बागोर, कोठारी नदी पे है, वीएन मिश्र द्वारा यहाँ पे उत्खनन किया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। ये क्या कहता है? लूणी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? बिल्कुल आप आराम से बता सकते हो। जो लूणी नदी के किनारे है, आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि देखो कालीबंगा है सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे, और आहड़ है बेड़च के किनारे। तो तिलवाड़ा जो सभ्यता है ये है लूणी नदी के किनारे, और गणेश्वर हमने पढ़ी कांतली नदी के किनारे। ठीक है, ये आप जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, कौन सी नदी के किनारे कौन सी है। अभी बागोर हमने पढ़ी थी कोठारी नदी के किनारे। तो ये सारी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे आपको याद रखनी जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो, किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये। देखो, ये कहा जाता था अपने रेड को। किसको? रेड। जो रेड की सभ्यता है ये आपको मिलेगी टोंक के अंदर। कहाँ पे मिलेगी? सर्वप्रथम अपने को पता होना चाहिए, रेड टोंक में। यहाँ पे आपको मिली थी। वैसे तो देखो, जो नगर की सभ्यता है वहाँ पे 6000 माल्यों के सिक्के मिले थे। जब हम रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब सिक्के 2801 के लगभग मतलब मुद्राएं मिली थी। और जो नगर की सभ्यता की बात करेंगे तो ये है, ये भी टोंक जिले के अंदर है नगर। और एक नगरी सभ्यता है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ध्यान रखना। आहड़ हमने पढ़ लिया, बैराट हमने पढ़ लिया। तो जो प्राचीन सभ्यता, किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता था? तो ये इसीलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे जो सिक्के वगैरह हैं इसके कारण, और मेन टाटा नगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे लोहे के औजार अत्यधिक मिलने के कारण, मतलब लोहे। और यहाँ पे माल्लो व अपोलो डॉट्स का सिक्का भी मिला था, ध्यान रखना। जो टोंक है रेड वाला, यहाँ पे अपोलो डॉट्स का सिक्का भी मिला था। अपोलो डॉट्स का सिक्का कहाँ पे मिला? रेड टोंक में। तो रेड टोंक के अंदर आपको याद रखना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब हम थोड़ा सा इतिहास के अंदर एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, जो प्राचीन सभ्यता हमने कर ली कि राजपूत हूणों की संतान है, ये कौन कहता है, किसके द्वारा कहा गया है, ये हम जानेंगे। देखो, इसमें आपके पास ऑप्शन है, 5 ऑप्शन दिए मैंने ताकि मैं सबको बारे में बता सकूं किसने कहा। देखो, जो कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने तो राजपूतों को विदेशी बताया था। और जो चंद्रबरदई है ये बताते हैं कौन सा सिद्धांत देते हैं? चंद्रबरदई देते हैं इसे अग्निकुंड से उत्पत्ति का, अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं ये। 1 सेकेंड। और जो गौरी शंकर हिरानंद ओझा है ये कहते हैं कि ये है चंद्रवंशीय।
या सूर्य या चंद्रवंशी है, इनको कौन बताता है? ये गौरी शंकर हीरानंद ओझा बताते हैं। जो वीएस स्मिथ है ये इसका सही आंसर रहेगा। ये बताते हैं इन्हें हूणों की संतान बताते हैं। वीएन स्मिथ इसका सही आंसर रहेगा। और ये यहाँ पे जो आपके गोपीनाथ शर्मा है ये इनको बताते हैं ब्राह्मण वंश का। किसका? ब्राह्मण वंश का। तो ये उत्पत्ति के सिद्धांत है, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखना। कर्नल जेम्स टॉड विदेशी चंद्रबरदई, जो इसकी पृथ्वीराज रासो लिखी चंद्रबरदई ने, इसमें इसने बताया कि अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, जिसमें जो 4 मुख्य बताए थे इसने, प्रतिहार वगैरह। फिर वीएन स्मिथ है वो बताते हैं हूणों की संतान, जो इस आंसर का करेक्ट रहेगा। डॉक्टर हीराचंद ओझा बताते हैं सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, और गोपीनाथ शर्मा यहाँ पे ब्राह्मण वंश। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ये कहता है कि राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल की राजधानी कौन सी थी? अब यहाँ पे पूछा गया है बप्पा रावल की राजधानी, मतलब बप्पा रावल ने किसको राजधानी बनाया था? तो बप्पा रावल यहाँ पे राजधानी बनाते हैं नागदा को। तो इसका क्या सही आंसर रहेगा? नागदा को ये अपनी राजधानी बनाते हैं बप्पा रावल, ध्यान रखना। और साथ में बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का, जो लकुलीश मंदिर का निर्माण भी यहाँ पे करवाया। और इनके समय का एक सिक्का भी मिला था 115 ग्रेन का। बप्पा रावल के समय 115 ग्रेन का एक सिक्का भी यहाँ पे मिलता है, और कैलाशपुरी में ये करवाते हैं लकुलीश मंदिर का निर्माण। तो ये था बप्पा रावल के बारे में। तो ये शुरुआत है, मतलब जो गुहिल वंश है उसके बारे में यहाँ पे हमने शुरुआत की है, ठीक है। तो अब हम गुहिल वंश के बारे में ही पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, देखते हैं आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान का ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम एक ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसके समय लिखा गया? जेतर सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह या गुहिल के समय? तो ये लिखा गया तेज सिंह के समय। किसके? तेज सिंह के समय लिखा गया। और ये किसने लिखा? इसका कौन था लेखक या रचयिता जो भी है? तो जो इसका जो लेखक या रचयिता आता है वो है कमल चंद्र, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है, ध्यान रखना आपका। और ये क्या है कि मैंने इनको क्रम वाइज लिखा है, पहले जेतर सिंह आता है, फिर रतन सिंह आता है, तेज सिंह आता है, फिर रतन सिंह आता है, फिर गोहिल वैसे पहले था, ठीक है। ये तो मूल पुरुष है इनका। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? देखो जो रावल शाखा है इसकी, ये रतन सिंह तक चलती है। कहाँ तक? रतन सिंह तक। उसके बाद ये राणा शाखा चालू हो जाती है तो इसी के अंदर ही, लेकिन जो रतन सिंह तक चलती है, जब आक्रमण किया था यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसके बाद ये लगभग मतलब समाप्त हो गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए ना कि गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक, तो वो आता है रतन सिंह, जो यहाँ पे शाका भी हुआ था। रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, आपने मूवी देखी होगी। और यहाँ पे जो रतन सिंह है ये करते हैं शाका केसरिया, सॉरी। तो इसका सही आंसर होगा रतन सिंह। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है महाराणा लाखा, राणा हमीर, महाराणा मोकल या महाराणा कुंभा। तो जो राणा हमीर है इसे दी जाती है मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा। इसका जो शासनकाल रहता है वो है 1326 से 1364 ईस्वी तक इसका राणा हमीर का शासनकाल यहाँ पे रहता है, ठीक है। और जो हमीर है इसे विषम घाटी पंचानन भी कहा गया था शिलालेखों में। तो राणा हमीर को और क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन। और जो राणा लाखा है, इनके समय एक चांदी की जो जावर खान है उसकी भी खोज हुई थी। तो चांदी की खान, इन्हीं के समय जावर चांदी की खान खोजी गई। जावर चांदी की खान यहाँ पे
इनके समय खोजी गई। और महाराणा मोक्कल के बारे में जो लक्ष्य सिंह व हंसाबाई का महाराणा मोक्कल पुत्र था और इसका मामा था, हमने पढ़ा था रणमल। और महाराणा कुंभा के बारे में भी आगे हम देखेंगे। महाराणा कुंभा ने भी बहुत सारी रचनाएं की। इन्होंने जो विजय विक्ट्री टावर बनवाया, विजय स्तंभ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जावर चांदी की खान किस शासक के समय खोजी गई? तो ये हमने अभी पढ़ा है, कौन सा है, जेतर क्षेत्र या महाराणा लक्ष्य सिंह या मोक्कल? तो लाखा के समय खोजी गई जावर चांदी की खान, यहाँ पे आपको याद रखना है अच्छे से। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? अब देखो, जो सारंगपुर का युद्ध है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आपको पता होना चाहिए अच्छे से। जो सारंगपुर का युद्ध होता है ये आपके होता है, ये होता है महाराणा कुंभा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ महाराणा कुंभा व जो महमूद खिलजी है, किसका? महमूद खिलजी प्रथम, इन दोनों के बीच होता है। इसमें महाराणा कुंभा की जीत होती है और महमूद खिलजी हार जाता है, और महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा बंदी भी बना लेते हैं। तो ये होता है 1437 ईस्वी में। तो ये आपको डेट याद रखनी है, 1437 ईस्वी के अंदर यहाँ पे सारंगपुर का युद्ध होता है। और इसी जीत के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा जो विक्ट्री टावर है, विजय स्तंभ का निर्माण कराते हैं, 9 मंजिला विजय स्तंभ का यहाँ पे निर्माण कराया जाता है चित्तौड़ में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने और भी जैसे कुंभ स्वामी श्रृंगार चौरी का मंदिर जो कि जैन मंदिर है ये भी बनवाया था। एकलिंग जी के मीरा मंदिर, रणकपुर के मंदिर बनवाए, बहुत सारा मतलब काम करवाया था। कामराज रतिसरार ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी। और जो कुंभा को उपाधियां थी ना, अभिनव भट्टाचार्य, मतलब संगीत तो ग्रंथों का रचयिता होने के कारण, हाल गुरु की उपाधि, पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण, छाप गुरु की उपाधि, छापामार युद्ध के कारण, हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई उपाधि, दान गुरु दानी के कारण, अश्वपति, कुशल घुड़सवार, नरपति, मानव में श्रेष्ठ। तो ये महाराणा कुंभा की उपलब्धियां थी बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो शासक बनता है कुंभा को, वो उद्दा बनता है जो कि पितृहंता शासक भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे, तो ये आप 1437 याद रखना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? जो गोसुंडी की बावड़ी है ये निर्माण किसके द्वारा यहाँ पे करवाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, कुंभा के द्वारा, श्रृंगार देवी के द्वारा, रायमल के द्वारा या सांगा के द्वारा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोसुंडी की बावड़ी है ये कहाँ पे है। ये पड़ेगी आपके चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पे? चित्तौड़ में। और इसका निर्माण कौन कराएगा? निर्माण कराएगी श्रृंगार देवी जो कि रायमल की पत्नी है। कौन? श्रृंगार देवी के द्वारा कराया गया यहाँ पे गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि खातौली का युद्ध कब हुआ? जो आपसे पूछा गया है, खातौली का युद्ध कब हुआ? 1417, 1517, 1526। जो खातौली पड़ता है वर्तमान कोटा के अंदर पड़ता है, ये वर्तमान कोटा के अंदर पड़ता है। और ये जो युद्ध होता है 1517 में होता है। कब? 1517 ईस्वी को आपको याद रखना है। खातौली का युद्ध हुआ, किसके बीच में हुआ? इसमें दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। किसने? राणा सांगा ने। महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। कब हुआ? 1517 में। इसमें महाराणा सांगा जीते थे और यहाँ पे इब्राहिम लोदी हार गया था। तो इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं 26 में। जैसे बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है, लेकिन उसके बाद फिर खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी के अंदर। उसके अंदर राणा सांगा घायल हो जाते हैं। अब अपने पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि उदयपुर शहर को उदय सिंह ने कब बसाया? तो ये जो जितने भी शहर हैं जैसे बीकानेर, जयपुर, सारे आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो उदयपुर शहर को कब बसाया गया? आपके पास ऑप्शन है 1659, 1559, 1459 या
1759। तो ये आपका सही आंसर रहेगा 1559। तो उदयपुर शहर कब बसाया गया? 1559 ईस्वी के अंदर उदय सिंह के द्वारा, जिनका शासनकाल रहता है 1537 से 1572 ईस्वी के बीच में, उदय सिंह के द्वारा। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 121 आप देख सकते हो। आप ये एग्ज़ाम से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया कौन से सन में? ये कहा गया है कि अकबर यहाँ पे चित्तौड़ के किले पे कब अधिकार करता है? 1368, ऑप्शन नंबर 1, 1468, 1568 या 1668 के अंदर। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा 1568। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर कर लेता है यहाँ पे अधिकार चित्तौड़ के किले पर। और इसके बाद महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है वो होता है कुंभलगढ़ के अंदर 1572 में। गोगुंदा में इनका राज्य इस पे अभिषेक होता है 1572 में। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। अभी आगे हम देखेंगे उनके बारे में भी। अब बात आती है किक्का के नाम से कौन विख्यात था, मतलब किक्का किसे कहा जाता था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा। तो यहाँ पे जो किक्का कहा गया है वो कहा गया है महाराणा प्रताप को कहा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में महाराणा प्रताप को किक्का के नाम से जाना जाता था। और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस समय ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने अपने राज चिन्ह किसे दे दिए थे? तो वो चिन्ह इन्होंने दे दिए थे जाला बिद्दा को। किसको? जाला बिद्दा को, जो थे बड़ी सादड़ी के रहने वाले थे। बड़ी सादड़ी के जाला बिद्दा को इन्होंने अपने राज चिन्ह दे दिए थे। और एक रणछोड़ भट्ट की अमर काव्य वंशावली है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अमर काव्य वंशावली किसके द्वारा रची गई? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि कैसे मानसिंह के मर्दाना हाथी पर चेतक ने मतलब इतने वेग से मतलब अपने पैरों से उस हाथी के माथे पे वार किया था कि उसको झुका दिया था हाथी को भी। तो चेतक की भी वीर गाथाएं उसमें लिखी गई है। तो महाराणा प्रताप का काल भी बहुत ही ऐतिहासिक है। और इनके समय दिवेर का युद्ध भी हुआ 1582 ईस्वी में, जो महाराणा प्रताप ने जीता था। और इन्होंने कभी भी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। और अकबर यही चाहता था कि कैसे न कैसे इनसे गुलामी स्वीकार कराई जाए। अब अगला क्वेश्चन वही है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में लड़ते समय अपने राज चिन्ह किस शासक को सौंप के? तो ये सौंपे है जाला बिद्दा को, जिसे जाला मन्ना भी कहा जाता था। जाला बिद्दा को जिसे जाला मन्ना भी कहा जाता था। तो ये आप याद रखना अच्छे से। और जो प्रताप को एक समझाने आए थे कि भाई तुम अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, तो उनका क्रम पूछा जाता है। तो उनका क्रम आप याद रख सकते हो जम्मा भट्टो से। ये माँ से मान सिंह है, भगवंतास है, टोडरमल है और ये जैसे है जलाल खां। तो जम्मा भट्टो आप याद रखना, जो अकबर को एक शिष्टमंडल है जो समझाने आए कि भाई कर लो स्वीकार। लेकिन प्रताप नहीं मानने वाले थे, क्यों करें स्वीकार भाई। फिर बात आता है क्वेश्चन नंबर 20 की। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा टोड ने? मेवाड़ का मैराथन ये कहा दिवेर के युद्ध को। दिवेर के युद्ध को जो कर्नल जेम्स टोड की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, दिवेर के युद्ध को कहा मेवाड़ का मैराथन। अब आपसे पूछा जाए कि दिवेर का युद्ध कौन से सन के अंदर हुआ, तो वो होता है 1582 में। याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध पूछ लिया आपसे कि हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया वो कब लड़ा गया, तो ये लड़ा गया आपका 1576 ईस्वी के अंदर। हल्दी घाटी का आपका युद्ध जो लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का 1576 में। और खातौली का जो युद्ध था हमने पढ़ा 1517 में। ये डेट याद रखनी सबकी जरूरी है। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? जो पानीपत का युद्ध था ये कब लड़ा गया? ये लड़ा गया आपके 1526 के अंदर ये लड़ा गया। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें लोदी वंश का लगभग अंत हो गया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? जो आपको हल्दी घाटी का युद्ध है, एक सेकंड ये ऊपर चला गया।
हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? जगन्नाथ राय कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति? कौन सी प्रशस्ति में आपको हल्दी घाटी के युद्ध का यहाँ पे वर्णन मिलेगा? तो इसका आपका जो सही उत्तर रहेगा वो है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सी? जगन्नाथ राय प्रशस्ति इसका सही उत्तर रहेगा, जो मिली थी 1633 ईस्वी में लिखी गई थी। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसे क्या कहा गया? उसे तो मैराथन कहा गया, हमने पढ़ा दिवेर को, तो इसे कहा गया मेवाड़ का थर्मोपोली। ये भी वही कहता है, मेवाड़ का थर्मोपोली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया। और खमनोर का युद्ध कहा गया अबुल फजल ने। अबुल फजल कहता है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध। तो ये सारी एग्जाम में पूछे गए हैं। खमनोर का युद्ध ये अबुल फजल कहता है। और बदायूं कहता है गोगुंदा का युद्ध। बदायूनी क्या कहता है? गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो, मेवाड़ का पहला शासक जो बनने से पहले मुगल दरबार में रहा, मतलब ऐसा शासक बताना है मेवाड़ का जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहा। दो करण सिंह है, देखो ये जो संधि करता है मुगलों से और यही अपने पिता को मजबूर करता है, लेकिन ये जो करण सिंह है इसका सही आंसर रहेगा, यही रहा था। ठीक है, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस मेवाड़ शासक ने 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि की? अब बात आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधि हुई थी, वो मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम की? यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे संधि कौन करता है? ऑप्शन है संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, हरि सिंह द्वितीय या भीम सिंह। इनमें से कौन यहाँ पे संधि करता है आपको बताना है। तो ये जो संधि है ये की जाती है भीम सिंह के समय। किसके समय? भीम सिंह के समय 13 जनवरी 1818 को होती है ये संधि। तो इसका सही आंसर रहेगा भीम सिंह। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखो, जो 24वां क्वेश्चन है ये क्या कहता है? ये है राठौड़ों का आदि पुरुष। अब अपने आगे हैं राठौड़ों के इतिहास में कि राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। देखो, जो राठौड़ों का आदि पुरुष है ये कहा जाता है राव सिहा, राव अस्थान, राव दूहड़ या राव मल्लीनाथ। किसे कहेंगे? देखो, जो राठौड़ों का आदि पुरुष कहेंगे राव सिहा को यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है? 25वां क्वेश्चन कहता है मंडोर को अपनी राजधानी कौन बनाता है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो मंडोर है उसको अपनी राजधानी कौन बनाता है? राव चोंडा, राव रणमल, राव जोधा या राव सातल? कौन इनमें से जो मंडोर को राजधानी बनाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा राव चोंडा। राव चोंडा है जो मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। और इनकी पत्नी है चांद कंवर। तो अगर आपसे पूछा जाए तो चांद बावड़ी भी इन्होंने बनवाई थी, चांद कंवर ने। चांद बावड़ी जो जोधपुर के अंदर है वो भी चांद कंवर के द्वारा बनाई गई। तो चांद बावड़ी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। फिर इसके बाद रणमल, फिर राव जोधा बनता है। राव जोधा ने जैसे क्या है कि चिड़िया टोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़, जो जिसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, वो भी बनवाया। और जोधपुर नगर भी बसाया था 1459 में। तो ये अपने अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ या मयूर ध्वजगढ़ या जिसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, कोई भी एग्जाम में ये नाम भी पूछा जा सकता है कि गढ़ चिंतामणि किसे कहते हैं या मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग किसे कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये किसने बनवाया? तो ये राव जोधा के द्वारा यहाँ पे बनवाया जाता है। राव जोधा, राव सातल, सुजा या गंगा, राव जोधा के द्वारा यहाँ पे बनाया गया। और इनके द्वारा 1459 में आपको याद रखना है जोधपुर नगर भी बसाया गया। जोधपुर बसाया, तो जोधपुर भी इन्होंने राव जोधा ने ही बसाया। एक अपनी माता है कोडम दे के नाम पे, इन्हें कोडम देसर तालाब भी जोधपुर में एक बनवाया था। ठीक है,
और राव सातल, फिर सूजा, फिर राव गांगा यहाँ पे आए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ये इनका क्रम है, जो जोधा, सातल, सूजा, गांगा, क्रम भी कई बार क्या एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की, कि किस मारवाड़ शासक की पत्नी रूठी रानी कहलाई। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह या राव सूर सिंह। देखो, जो राव मालदेव है इसकी पत्नी कहलाई, जिसे उमा देवी कहते हैं, वो रूठी रानी कहलाई। और जो राव चंद्रसेन है इसे भुल्ला बिसरा राजा भी कहते हैं, या प्रताप का अग्रगामी भी राव चंद्रसेन को कहते हैं। और मोटा राजा जो उदय सिंह है, इसने सर्वप्रथम मुगल अधीनता स्वीकार की थी। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि मोटा राजा जो जयसिंह है उसे मोटा की मतलब उपाधि किसने दी थी? मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी, ये पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अकबर ने दी, शाहजहां ने दी, बाबर ने दी या हुमायूं ने दी? किसके द्वारा यहाँ पे ये उपाधि दी गई? तो इसका सही आंसर रहेगा अकबर। अकबर के द्वारा यहाँ पे दी गई मोटा इसको राजा की उपाधि। और जो मोटा राजा उदय सिंह है इसने अपनी पुत्री है जो जगत गोसाई, इसका विवाह भी किया था अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि महाराणा गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि किसने दी? ये पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी उपाधि किसने दी? तो ये अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर रहेगा जहांगीर के द्वारा यहाँ पे दल थम्मन की उपाधि दी जाती है महाराजा गज सिंह को आपको। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? एक पन्नादाई के बारे में हमने पढ़ा था, अब यहाँ पे पूछा गया आपसे मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? जो वाघेली महिला है, वाघेली महिला भी किसे कहते हैं, जिसे गोराधाय या वाघेली महिला कहा जाता, तो इसे कहा जाता है वाघेली महिला भी कहते हैं इसे। तो इसे कहा जाता है मारवाड़ की पन्नाधाय। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, कि 28 अगस्त 1730 को अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली आंदोलन किसके शासनकाल में यहाँ पे होता है? देखो, यहाँ पे बहुत सारे 300 लगभग 63 मारे गए थे, मतलब 294 तो पुरुष थे उसमें। तो ये किसके समय होता है? जीत सिंह, अभय सिंह, राम सिंह या बख्श सिंह? तो ये होता है खेजड़ली आंदोलन। आपको डेट भी याद रखनी है 1730, तो आपको डेट भी याद होनी चाहिए 1730। और अभय सिंह के समय यहाँ पे होता है। और यहाँ पे भाद्रपद शुक्ला दशमी को एकमात्र जो वृक्ष मेला भी आयोजित किया जाता है खेजड़ली में, जो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है? 31वां क्वेश्चन है कि किस मारवाड़ शासक ने अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधि की? देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे मेवाड़, मारवाड़ सबका, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए कि किस शासक ने की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ये सभी जो मेवाड़, बीकानेर, सबका आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो संधि होती है ये होती है मान सिंह के समय, महाराजा मान सिंह के समय ये संधि होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ये आपको याद रखना है, भीम सिंह, मान सिंह, तख्त सिंह या जसवंत सिंह द्वितीय। तो ये संधि होती है मान सिंह के समय, आपको याद रखना है एग्जाम में। एक मान सिंह के समय क्या है कि जोधपुर लीजन का भी गठन किया गया। जोधपुर लीजन का गठन यहाँ पे किया गया एरनपुरा में, जो कि मारवाड़ के खर्चे पे किया गया 1835 ईस्वी के अंदर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, एरनपुरा में जोधपुर लीजन का गठन मारवाड़ के खर्चे पे ही किया गया था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की। 33वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि किसके शासनकाल में राजकवि मुरारी दान ने यशवंत यशोभूषण लिखी? तो ये पूछे जाते हैं जो राजकवि होते हैं जितने भी,
कि किसके समय क्या लिखा गया, तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है तख्त सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह या सुमेर सिंह। तो ये जो लिखा गया यशवंत यशोभूषण, ये जसवंत सिंह द्वितीय के समय लिखा गया, आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर रहेगा जसवंत सिंह द्वितीय, इसके समय ये लिखा गया। और इसके बाद जो शासक आते हैं वो सरदार सिंह आते हैं, सुमेर सिंह, अन्य शासक यहाँ पे आते हैं। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34वां प्रश्न क्या कहता है? 34वां कहता है कि किसके शासन काल में जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था? अब ये शासक क्या है कि पोलो खेलते ही मरा था, ये कहा जाता था सरदार सिंह। ध्यान रखना, सरदार सिंह को के शासनकाल को पोलो का घर कहा जाता था। और जोधपुर का, और चाइना, इसने क्या है कि मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखने पे भी अंग्रेजों ने सम्मान दिया था। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? 35वां प्रश्न कहता है कि बीकानेर की स्थापना राव बीका कब करते हैं? अब अपने आ चुके हैं बीकानेर के राठौड़ों पे। तो बीकानेर की स्थापना की जाती है 1488, 1588, 1600 या 1700। 1488 को यहाँ पे बीकानेर की स्थापना की जाती है। आपको याद रखना है, आखा तीज के दिन यहाँ पे जो बीकानेर की स्थापना करनी माता के आशीर्वाद से की जाती है। और जो देशनोक में है वो करनी माता का मंदिर है, जो जिसे काबो का मंदिर, वो चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और मेला भी लगता है वहाँ पे वर्ष में 2 बार। अब है कि बिट्ठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जय सिरो छंद में कलयुग का कर्ण किसे कहा? अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, कलयुग के कर्ण की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। कलयुग का कर्ण किसे कहा? बिट्ठू सूजा का। अब देखो यहाँ पे आपको एक ये बात भी याद होगी कि बिट्ठू सूजा ने जो ग्रंथ लिखा था वो कौन सा था? राव जय सिरो छंद। तो ये राव लूणकरण, राव कल्याणमल, महाराजा करण सिंह या महाराजा राय सिंह। तो ये जो कलयुग का कर्ण का वो कहा राव लूणकरण को यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि डिंगल का हैरोस किसे कहा गया है? राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, अनूप सिंह या कर्ण सिंह? फेमस क्वेश्चन है ये, आराम से आप बता सकते हो। जो पृथ्वीराज राठौड़ है, ये राजस्थानी साहित्य में इन्हें पित्थल भी कहा गया है। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ को ही डिंगल का हैरोस कहा गया है। इसके अलावा इन्हें पित्थल भी कहा गया है। क्या? पित्थल। अब बीकानेर का ऐसा शासक बताना है कि जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जो 1930, 31, 32 को हुए थे। तो आप आराम से बता सकते हो, महाराजा जो गंगा सिंह है इनके द्वारा यहाँ पे 1930, 31 और 32 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। अन्य बातें आपको बता दूं, जो गंग नहर का निर्माण है वो भी इन्होंने कराया इनके समय में। और जो लॉर्ड इरविन है वो यहाँ पे उद्घाटनकर्ता भी थे 1927 के अंदर। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। किशनगढ़ के राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? अब बात आती है किशनगढ़ के राठौड़ वंश का। देखो, जो प्रथम शासक था वो तो किशन सिंह था। किशन सिंह था, सावन सिंह था, पृथ्वी सिंह था या सुमेर सिंह था? ये आपको बताना है कि अंतिम शासक यहाँ पे कौन था किशनगढ़ के राठौड़ों का। तो ये था सुमेर सिंह। क्या है? सुमेर सिंह। और जो सावंत सिंह है ये नागरी दास के नाम से जाना जाता था। और इसके समय जो किशनगढ़ शैली है, चित्र शैली है, ध्यान रखना, जो किशनगढ़ चित्र शैली है वो उसका भी विकास हुआ था। और बनी ठनी इसी के टाइम बनी थी, सावन सिंह के समय। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बार बार। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। चौहानों का मूल पुरुष पूछा है भाई, कौन है चौहानों का मूल पुरुष? वासुदेव, अजयराज, अर्णोराज या विग्रहराज चतुर्थ? आराम से आप बता सकते हो। जो शाकंभरी का चौहान है उसमें वासुदेव को चौहानों का मूल पुरुष यहाँ पे माना गया है 551 ईस्वी के आसपास। इसमें भी बहुत सारे जैसे उत्पत्ति के सिद्धांत थे। अब जब आपसे पूछा जाए कि अजमेर की स्थापना किसने की, तो अजमेर की स्थापना करते हैं अजयराज। तो अजयराज क्या करते हैं? अजमेर की स्थापना। अर्णोराज यहाँ पे अन्ना सागर झील का निर्माण करवाते हैं। अगर पूछ ले कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, तो अर्णोराज। संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई, जो कि बाद में तोड़ के 2.5-3 का झोंपड़ा बना दिया गया, तो वो विग्रहराज
चतुर्थ में उन्वाई विग्रहराज चतुर को कवि बांधव, कट्टी बांधव अन्य नामों से भी हम जानने जाते थे। हरिकेली नाटक की भी रचना यहाँ पे जो विग्रहराज चतुर्थ हैं वो करते हैं। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसको जो संस्कृत पाठशाला है इसको तुड़वा कर बनवा देता है। और अजमेर नगर को जो बसाया गया वो 1113 ईस्वी में बसाया गया, ये भी आपको याद रखना है। 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर को बसाया गया था। अब बात आती है तराइन के युद्ध की। देखो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ उसमें जीत हुई थी अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। ये युद्ध हुआ था किसके बीच में? 1191, 92, 93, 94। 92 में देखो तराइन का दूसरा युद्ध होता है। इसका सही आंसर है 1191 में जो तराइन का यहाँ पे प्रथम युद्ध होता है। इसमें जो अलाउद्दीन है वो अपनी वीरता का शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी। मैं ध्यान रखना यहाँ पे प्रथम युद्ध की बात कर रहा हूँ। इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय होती है और मोहम्मद गौरी यहाँ पे हार जाता है। लेकिन जो 1192 का द्वितीय युद्ध होता है तराइन का, ये पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे मोहम्मद गौरी को आराम से जाने जाते हैं, इनकी सबसे बड़ी गलती थी। और 1192 में यहाँ पे मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। अब हम बात करेंगे 42वां, राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? 1301 में, 1299 में, 1302 में या 1303 ईस्वी के अंदर। कब मतलब राजस्थान का प्रथम साका होता है? ये होता है 1301 ईस्वी में, जब ये करता है रणथंभौर पर आक्रमण। कौन? अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति नुसरत खां। पहले 1299 में भी आक्रमण करता है, लेकिन ये आक्रमण क्या है कि असफल हो जाता है, मतलब इसमें जीत होती है रणथंभौर के शासक की। अब ये किसके बीच में होता है जो 1301 का युद्ध था? किस मतलब शासक के बीच में होता है? हमीर। ठीक है, हमीर के बीच में जो रणथंभौर का शासक है हमीर, और एक के यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो केसरिया करते हैं हमीर, और इनकी जो पत्नी है रंग देवी वो करती है जौहर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें हार जाते हैं अमीर और ये जीत जाता है अलाउद्दीन यहाँ पे खिलजी। अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ से हैं, जैसे नयन अमीर महाकाव्य किसने लिखा? अमीर महाकाव्य ये लिखा नयन चंद्र सूरी ने। नयनचंद सूरी। अगर आपसे पूछ ले कि अमीर रासो किसने लिखा? जोधराज ने। रासो आ जाए तो जोधराज ने। ये बहुत सारे हैं ऐसे। अगर आ जाए हमीर हट किसने लिखा? हट या हटी अमीर भी इसे कहा जाता था, तो ये लिखा आपके चंद्रशेखर ने। हट चंद्रशेखर, रासो जोधराज और महाकाव्य नयनचंद्र सूरी आपको याद रखने हैं। और अमीर को 16 युद्धों का विजेता माना जाता था। 17वें युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और 32 खंभों की अगर छतरी पूछ ले अमीर की तो वो आपको रणथंभौर के दुर्ग में मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हिंदू वाटी के युद्ध की, कि हिंदू वाटी का युद्ध कब हुआ? 1299, 1599, 1399 या 1499। तो ये जो युद्ध होता है वो है 1299 ईस्वी में। इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी असफल होता था। जो इसके जो बेचता है अलाउद्दीन खिलजी उल्लुक खां और नुसरत खां को, तो इसमें उल्लुक खां मारा जाता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है हमारा? ये कहता है कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? देखो आप आराम से बता सकते हो, जो जालोर का चौहान वंश है इसका संस्थापक कीर्तिपाल, उदय सिंह, चाचिक देव या सामंत सिंह। जो जालोर के चौहान वंश है इसका संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। कौन? कीर्तिपाल चौहान। इसे कीतु एक महान राजा भी कहते थे। और बिजोलिया प्रशस्ति में जालोर को जाबालीपुर भी कहा गया है। तो जाबालीपुर किसे कहा गया? जालोर को कहा गया है। अब
जो जालोर के चौहान वंश है इसमें एक ही हुआ था जो प्रमुख, चाका भी यहाँ पे हुआ था, युद्ध भी हुआ था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब किया ये कहा गया है, 1309, 10 या 11 या 12। देखो 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है जालोर दुर्ग पे। इससे पहले ये करता है सिवाना दुर्ग पे आक्रमण, जो कहलाती है जालोर दुर्ग की कुंजी। अगर आपसे पूछ ले कि जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी है, जालोर दुर्ग की कुंजी, तो वो है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग है जालोर दुर्ग की कुंजी। फिर 1311 के अंदर ये आक्रमण करता है और जो जालोर दुर्ग है इसका नाम कर देता है जलालाबाद और सिवाना दुर्ग का नाम ये कर देता है खैराबाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। 46वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन है। तो जो सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक यहाँ पे आएगा आपके राव लुम्बा या तेज सिंह या जगमाल या अक्षयराज। तो जो राव लुम्बा है ये है सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि के समय सिरोही का शासक कौन था। ये एग्जाम में आ चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समय सिरोही का शासक यहाँ पे कौन था। उदयभान, शिव सिंह, केसरी सिंह या स्वरूप सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा शिव सिंह। ये जो 1823 को सिरोही के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे संधि करती है, ध्यान रखना 1823 में होती है ये संधि इनकी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कच्छावा वंश की प्रथम राजधानी रही। प्रथम राजधानी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, दौसा, जमवा, रामगढ़, आमेर या जयपुर। तो जो प्रथम राजधानी यहाँ पे कच्छवाहा वंश की जो रहती है कौन सी है, तो वो होगी दौसा। दूसरी थी जमवा, रामगढ़, ये क्रम वाइज ही मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। प्रथम राजधानी यहाँ पे रहती है कच्छवाहा वंश की। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो दौसा ये थी प्रथम राजधानी। दूसरी पूछ ले तो जमवा, रामगढ़। तीसरी पूछ ले तो आमेर। चौथी पूछ ले तो जयपुर। अब हम बात करें कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुगल अधीनता किस राजपूत शासक के द्वारा यहाँ पे पहले स्वीकार की जाती है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं प्रथम बारमल, भगवंत दास, मान सिंह या मिर्जा राजा जयसिंह। तो ये क्या है कि सांबर के अंदर बारमल यहाँ पे मुगल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, ठीक है, सांबर जयपुर के अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है। तो जो सवाई जय सिंह है इसको सवाई की उपाधि शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं या अकबर, इनमें से किसके द्वारा आपको सवाई की उपाधि, तो औरंगजेब ने यहाँ पे सवाई की उपाधि दी थी सवाई जय सिंह को। आपको याद रखना है सवाई की उपाधि सवाई जय सिंह को, और इसने जयपुर भी बसाया था सवाई जय सिंह ने। अब हम बात करेंगे नाहरगढ़ का निर्माण किसके द्वारा यहाँ पे करवाया गया। आप जो किले देखते हो आमेर, आमेर के बाद ऊपर जयगढ़ है, फिर उसके पास ही नाहरगढ़ और है, कि वो किसके द्वारा बनवाया गया। सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम या सवाई प्रताप सिंह, किसके द्वारा यहाँ पे नाहरगढ़ का निर्माण करवाया गया था, ये आपको बताना है। तो ये निर्माण कार्य सवाई जय सिंह के द्वारा यहाँ पे करवाया जाता है। किसके द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा नाहरगढ़ का निर्माण यहाँ पे करवाया जाता है। और 1727 में ये जयपुर नगर को पूरे एकदम नक्शे से, मतलब आयताकार खंडों वाली बस्ती का निर्माण किसके द्वारा, जो बंगाली एक वास्तुशास्त्र होता है विद्याधर, उसका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो विद्याधर की सहायता से ये बसाते हैं जयपुर को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 क्या कहता है, हवा महल सभी को पता है, लेकिन हवा महल किस देवता को समर्पित है, यहाँ पे ये आपको बताना है कि हवा महल किस देवता को समर्पित है। सबको पता है कि प्रताप ने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान विष्णु या भगवान श्री गणेश जी। तो ये जो हवा महल है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो हवा महल का निर्माण यहाँ पे करवाते हैं सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। और इसके अंदर जो खिड़कियाँ हैं वो 953 खिड़कियाँ हैं। 1799 में इसका निर्माण होता है हवा महल का।
कितनी 953 यहाँ पे खिड़कियां हैं। ठीक है, और इसका अगर आपसे पूछ ले कि वास्तुकार कौन है हवा महल का, जो वास्तुकार है वो कौन है, तो लालचंद्र यहाँ पे आता है। लालचंद्र हवा महल का वास्तुकार अगर पूछ ले तो वो है लालचंद्र। लालचंद्र आता है आपके हवा महल का वास्तुकार। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 आपके क्या कहता है, देखो 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आने पर जयपुर को गुलाबी रंग से कौन यहाँ पे पुतवा देता है, पूरा एकदम गुलाबी रंग करवा देना कौन करता है, किसके समय होता है? जय सिंह तृतीय के समय, राम सिंह द्वितीय के समय, माधो सिंह द्वितीय के समय, या मान सिंह द्वितीय के समय, किसके समय ये किया गया? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है राम सिंह द्वितीय। क्या? राम सिंह द्वितीय के समय। और इसने, राम सिंह द्वितीय ने एक और काम करवाया था, इसने क्या है कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के निर्माण भी करवाया था एक, और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये पूछा जाता है कि राजस्थान जो स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट किसने बनवाया? आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इसका निर्माण भी करवाता है राम सिंह द्वितीय। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 54 नंबर प्रश्न कहता है कि जैसलमेर का आदि साका कब हुआ? 1459, 1550, 1650 या 1750? तो इसका सही उत्तर रहेगा 1550। तो जैसलमेर के ढाई साके फेमस है, ध्यान रखना, ढाई साके। पहले दो हो चुके थे, फिर एक हुआ था अर्ध साका। अर्ध साका क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या हुआ कि जब जो केसरिया जोहर तब होता है जब केसरिया असफल हो जाए। तो ये 1550 में जब भाटी वीर क्या है कि लड़ते हुए, मतलब इन्होंने युद्ध जीत लिया था, तब ये जोहर नहीं हुआ था यहाँ पे, इसलिए इसको अर्ध साका ही कहा गया है। वो वीर गति को तो जरूर प्राप्त हो गए थे, लेकिन भाटी युद्ध में यहाँ पे विजेता रहे थे। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 1550 में होता है अर्ध साका, ध्यान रखना। जाटों का पलेटा या अफलातून किसे कहा जाता है? चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल या जवार सिंह? बिल्कुल इजी है, आप बता सकते हो। सूरजमल को यहाँ पे जाटों का अफलातून कहा जाता है, भरतपुर का जाट वंश यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। फिर आप आता है कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का यहाँ पे शासक कौन था? बलवंत सिंह, राम सिंह, किशन सिंह या जसवंत सिंह? तो यहाँ पे जो शासक आता है, एक सेकंड इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। तो 1857 की क्रांति के समय जो शासक आता है वो है जसवंत सिंह। ये नाबालिग था, इस कारण जो शासन कार्य है वो मोरिसन संभालता था, जो कि पॉलिटिकल एजेंट था। तो याद रखना, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोरिसन। तो जसवंत सिंह है ये भरतपुर का शासक था 1857 की क्रांति के समय। अब पूछा गया कि झालावाड़ रियासत का पहला शासक जिसने अंग्रेजों से संधि की, ये बताना है आपको। अंग्रेजों से संधि करने वाला झालावाड़ रियासत का पहला शासक कौन था? राजराणा मदन सिंह, राजराणा पृथ्वी सिंह, राजराणा जालिम सिंह द्वितीय या राजराणा भवानी सिंह? इनमें से आपको बताना है कि कौन था। तो इसका सही आंसर रहेगा राजराणा मदन सिंह। इसने यहाँ पे अंग्रेजों से संधि की थी। पहला शासक झालावाड़ का बात करें तो मदन सिंह। करौली के यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजयपाल, तिम्मनपाल, हरबख्शपाल या नरसिंहपाल? ये आपको बताना है कि करौली के यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो विजयपाल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। विजयपाल के द्वारा यहाँ पे करौली के यादव वंश की स्थापना की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है प्रतिहारों की वंशावली कहाँ से प्रारंभ होती है? वंशावली की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मूल पुरुष की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। हरिश्चंद्र, रज्जिल, नागभट्ट या कक्कुक? इनमें से क्या आंसर रहेगा आप बताएं। तो इसकी जो वंशावली प्रारंभ होती है वो रज्जिल से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए। मूल पुरुष पूछ ले तो वो हरिश्चंद्र यहाँ पे रहने वाला है। नागभट्ट और कक्कुक यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है?
देखो जो कक्कुक है इसके समय गटियाड़ा का शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था। गटियाड़ा का शिलालेख किसके समय? गटियाड़ा का शिलालेख। और जो नागभट्ट प्रथम है ये भी बहुत प्रतापी शासक था। अब अपने चलते हैं कि तांबे और चांदी के सिक्के थे जिन पे आदि वराह लिखा हुआ था, मतलब विरुद्ध कर सिक्के किसके शासनकाल में चले थे? वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल या विनायक पाल? ये आपको बताना है कि किसके समय चले थे। तो इसका आंसर रहेगा मिहिर भोज के समय। ये भी बहुत प्रतापी शासक था मिहिर भोज के समय। और वत्सराज के समय जो है कुवल्यमाला की रचना की गई थी। एक तो उद्योतन सूरी द्वारा कुवल्यमाला, ये एग्जाम में आ चुका है। और कुवल्यमाला की किसने की? उद्योतन सूरी ने। और एक और था हरिवंश पुराण की रचना जिनसेन। तो ये दोनों रचनाएं किसके समय होती है? वत्सराज के समय। अब आता है आबू के परमार वंश का संस्थापक पूछा गया है कि आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन सा? क्वेश्चन नंबर 61 पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं आप अच्छे से इनको करके जरूर जाएं एग्जाम में। एक बार मैं आपसे बार बार कहूँगा, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है? धूमराज, उत्पलराज, धरणीवराय या कृष्णदेव? तो वंश का संस्थापक था धूमराज। इसका सही आंसर रहेगा धूमराज। याद रखना, आबू के परमार वंश की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। आबू के परमार वंश का संस्थापक रहेगा धूमराज। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे, 1 सेकेंड। हाँ, लूण वसई मंदिर का निर्माण पूछा गया है। जो लूण वसई जैन मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तेजपाल, प्रताप सिंह, विक्रम सिंह या धारावर्ष? किसके द्वारा यहाँ पे लूण वसई के मंदिर का निर्माण किया जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो तेजपाल के द्वारा यहाँ पे लूण वसई मंदिर का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? तेजपाल। ठीक है, याद रखना है आपको, तेजपाल के द्वारा दिलवाड़ा गांव में। कहाँ पे? लूण वसई मंदिर आपको मिलेगा दिलवाड़ा के आबू में, दिलवाड़ा में। 1 सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, थोड़ा लैग कर रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिलवाड़ा में। दिलवाड़ा में है लूण वसई मंदिर, आबू। अब बात करते हैं कीर्ति कौमुदी नामक एक ग्रंथ है, उसका रचयिता यहाँ पे पूछा है। कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? सोमेश्वर, राजेश्वर, राजशेखर या पृथ्वीराज? जो सोमेश्वर है ये है कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ का रचनाकार, आपको याद रखना है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे कि नव शांख चरित एक पद्मगुप्त एक अभिधान माला जो हलायुद्ध द्वारा रचित है। तो ये पद्मगुप्त जो ब्रैकेट में लिखे हैं ना, इसके रचयिता है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा। एक अभिधान माला है जो हलायुद्ध ने लिखी। तो ये किसके शासनकाल में लिखी गई? मुंज, सिंधुराज, भोज या जयसिंह? किसके शासनकाल में लिखी गई? तो ये है मुंज। मुंज के शासनकाल में नवसह शांख चरित और अभिधान माला लिखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर है, जो मोक्कल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका बाद में जीर्णोद्वार करवाया गया मोक्कल द्वारा। ठीक है, वो मतलब इसका निर्माण कौन करवाता है? सिंधुराज करवाता है, भोज करवाता है, सिद्धराज करवाता है या जयसिंह करवाता है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा भोज। भोज के द्वारा यहाँ पे त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसका जीर्णोद्वार बाद में मोक्कल के द्वारा करवाया गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। मराठों का सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश कब हुआ? मराठों का प्रवेश, ये थोड़ा सा सही नहीं है, आप मैनेज कर लेना। ये मैं बोल रहा हूँ, मराठों का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कब हुआ? 1710 में, 1600 में, 1711 में? कब प्रवेश हुआ ये आपको बताना है। तो इसका आपका जो सही उत्तर रहेगा
वो रहेगा 1711। 1711 में ये मंदसौर मेवाड़ के अंदर प्रवेश करते हैं मराठे, तो ये आपको याद रखना है। मराठों का देखो बाद में क्या है कि सत्ता में भी आश्चर्य बहुत ज़्यादा होने लगा, लेकिन एक खास बात थी कि मराठों के समय मुगल शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अब हम बात करते हैं हुडा सम्मेलन की। देखो जो एक हुडा सम्मेलन हुआ था, ये पता किस लिए होता है? ये इसलिए हुआ था कि मराठों को किसी न किसी तरह से अपने दबाएं। तो ये कब हुआ था? एक तो अपने को डेट याद होनी चाहिए। ये होता है 17 जुलाई। कब होता है? ये होता है 17 जुलाई 1734 ईस्वी को ये होता है। अब ये पूछा गया है कि अध्यक्षता किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी? जगत सिंह द्वितीय, अभय सिंह, दुर्धन साल या सुजान सिंह? यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता की गई थी? तो जगत सिंह जो द्वितीय है मेवाड़ के महाराणा, इनके द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता की गई थी। ये भी बाद में सफल नहीं हो पाया था सम्मेलन भी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। देखो करौली के कौन सा शासक है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की? करौली राज्य ने पूछा गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि करौली राज्य ने यहाँ पे सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। तो वो कब की थी? 9 नवंबर 1817, 8 दिसंबर 1817, 9 अक्टूबर 1817 या 9 अगस्त 1817? कब मतलब यहाँ पे संधि की गई है आपको बताना है। तो ये इसका जो सही आंसर रहेगा वो है 9 नवंबर 1817 को। कई जगह ये 15 नवंबर भी आता है, ध्यान रखना। तो 9 नवंबर 1817 को। और जो यहाँ पे संधि करते हैं वो शासक कौन है? वो है हरबख्शपाल सिंह। हरबख्शपाल सिंह। तो ये हरबख्शपाल सिंह है जो यहाँ पे संधि करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे कि 69 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं कि राजपूत कालीन प्रशासनिक प्रणाली है। देखो इसमें क्या क्या अपने से ये पूछा जाता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि है वो कुछ एक तो मैंने बता दी, अन्य भी आप याद रख लेना। जैसे कोटा की 1817 में हुई, 17 में हुई, फिर जोधपुर की 1818 में। कितनी डेट भी आपको पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, तो ये आप देख लेना। सिरोही की जैसे 1823 में मैंने आपको पहले बताई थी। अब क्या है कि कुछ ऐसे प्रशासनिक प्रणाली होती थी पुराने टाइम में, तो उसमें पूछा गया है कि राजकोष का जो मुख्य अधिकारी होता था ना, राजकोष का मुख्य अधिकारी, उसको क्या बोलते थे अपने? तो उसको बोलते थे भंडारिक। याद रखना, उसको भंडारिक बोलते थे। भंडारिक इसका सही आंसर रहेगा। अब आपसे पूछ ले कि अक्सपटलिक किसे बोलते थे? तो आय व्यय का ब्यौरा रखता था अक्सपटलिक, आय व्यय का ब्यौरा। तो आय और व्यय का जो ब्यौरा रखता था उसे अक्सपटलिक बोला जाता था। अब अगर आपसे पूछ ले कि महाप्रतिहार किसे कहा जाता था? जो नव आगंतुकों का अभिवादन करके शिक्षा देता था। और बंदीपति अगर आपसे पूछ ले तो कविता का पाठ करने वाला, ठीक है, कविता का पाठ करने वाला बंदीपति कहलाता था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, 70 नंबर। 1 सेकेंड, ये क्या आज थोड़ा दिक्कत कर रहा है। राजपूतकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में बात की गई है कि किलों का अधिकारी क्या कहलाता था? बलाधिकृत, पिल्लूपति, सभ्यदपति, संयमदपति है ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो किलों का अधिकारी क्या कहलाता था? तो किलों का अधिकारी कहलाता था कोटपाल। एग्जाम में आ चुका है ये। जो कोटपाल है ये किलों का अधिकारी यहाँ पे कहलाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि बालाधिकृत क्या होता था? कस्बों की सेना का अधिकारी। तो ये बालाधिकृत है कस्बों की सेना का अधिकारी, सेना का अधिकारी। और पिल्लूपति क्या होता था? हाथियों का। पैदलों का होता था पायकाधिपति। और रथों का संयंदपति, ये रथों का है, ठीक है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, 71 पे। जाड़साई सिक्कों का प्रचलन था जयपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बीकानेर, कहाँ पे था? ये आपको बताना है कि जाड़साई सिक्के कहाँ पे प्रचलित थे। आराम से आप बता सकते हो। जो जाड़साई सिक्के थे ये प्रचलित थे जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर के अंदर आपके जाड़साई मुद्रा चलती थी, ध्यान रखना।
जब भी आपसे पूछा जाए तो। और डूंगरपुर में आपको मिलेगी उदय से। अब देखो अपने आ जाते हैं 1857 की क्रांति पे। देखो 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले आपसे देखो सारी बातें जरूरी है। 1857 की क्रांति पे एक क्वेश्चन हर बार पूछा ही पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी पूछा। एजीजी क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम एजीजी कौन था राजस्थान का, तो प्रथम एजीजी था मी लोकेट। ये था प्रथम एजीजी। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। हम बात कर रहे हैं क्रांति के समय, तो ये आंसर होगा बी यहाँ पे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसका राजस्थान की 1857 की क्रांति के समय था। बर्टन की हम बात करें तो बर्टन था पॉलिटिकल एजेंट कोटा का, और ईडन जयपुर का था। ये भी हम सारे जानेंगे। कोलविन कौन था? देखो जो अगर हम बात करें कोलविन की, कोलविन क्या है कि पूरा एकदम, वैसे ये था तो यूपी के अंदर, लेकिन पूरा प्रांत संभाल रहा था, इसके नियंत्रण में ही था। मतलब कोलविन के राजस्थान का पूरा प्रशासन, राजस्थान के अगर प्रशासन की बात करें तो वो कोलविन के नियंत्रण में यहाँ पे था। अब बात करते हैं सीएल सावर्स। सीएल सावर्स कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? जयपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा या जोधपुर, कहाँ का था? तो जो सीएल सावर्स था वो था उदयपुर का। ध्यान रखना, एक सेकंड। तो ये था उदयपुर का, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जयपुर का अगर आपसे पूछ ले तो ईडन था। कौन था? ईडन। पीए की हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जोधपुर का था मेक मोहसेन। कौन था? मेक मोहसेन। और कोटा की हम बात करें तो मेजर बर्टन। और भरतपुर का कौन था? मेजर निक्सन बाद में नियुक्त हुए थे मॉरिसन था वैसे। और जेडी हॉल था सिरोही का। सिरोही का कौन था? जेडी हॉल। ये पॉलिटिकल एजेंट आपको याद रखने हैं। एजीजी आपको जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस याद रखना है। जो 1857 की क्रांति है कब शुरुआत हुई ये भी आपको याद रखना है राजस्थान में। वैसे शुरुआत मेरठ में जल्दी हो गई थी 10 मई को, लेकिन यहाँ पे 28 मई को शुरुआत हुई थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। अभी 74वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि 3 जून 1857 को क्रांति राजस्थान की कौन सी छावनी के अंदर यहाँ पे हुई? 3 जून को ये पूछा गया है। तो नीमच के अंदर रात को 11 बजे होती है यहाँ पे क्रांति। ध्यान रखना, नीमच के अंदर क्रांति होती है 3 जून 1857 को। यहाँ पे 6 छावनियाँ थी। और राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ अगर आपसे पूछ ले, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ, 1 सेकेंड, ये होता है 28 जून को। 28 जून 1857, तो 1857 है ही, सबको याद रह जाएगा। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा यहाँ पे की गई। उसके बाद एरिनपुरा, देवली में नहीं हुई थी। 6 में से देखो 4 छावनियों में यहाँ पे क्रांति होती है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? चेलावास या काले गोरे का युद्ध क्या कब हुआ? देखो ये युद्ध हुआ था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, और 18 सितंबर को हुआ था पैट्रिक लॉरेंस। इसमें जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो ये भी अपनी सेना लेके आया था। देखो जो पहले युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, उसमें आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जीत हुई थी। इसमें भी हुई थी 18 सितंबर को युद्ध हुआ था आहुआ के ठाकुर कुशाल। और जो 8 सितंबर को जो युद्ध हुआ था ना, ये जोधपुर की राजकीय सेना के साथ हुआ था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का। और 18 को पैट्रिक लॉरेंस और जो मैक मोहसेन है ये आया था, और मैक मोहसेन को मारकर उसका सिर आहुआ के किले के आगे भी टांग दिया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा चेलावास या काले गोरे का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को यहाँ पे हुआ। और अगर आपसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा गया है, तो वो है सुगाड़ी माता। सुगाड़ी माता को यहाँ पे कहा गया 1857 की क्रांति की देवी। आपको याद रखना, जिसके 10 सिर व 54 हाथ भी थे। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 76 की, 76% क्या कहता है?
चलते हैं 76 पे। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, जयदयाल मेहराबका, ठाकुर खुशहाल सिंह, मोहम्मद अली बेग, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो ये कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं जयदयाल व मेहराबका, आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट आपको याद रखना है बर्टन था, और इसका भी सिर काट के पूरे कोटा में घुमाया गया था। खुशहाल सिंह के बारे में हमने पढ़ ही लिया। मोहम्मद जो अली बेग है, मोहम्मद अली बेग है, ये नीमच से क्रांति का नेतृत्व करता था। कहाँ से? नीमच से। नीमच की जो छावनी थी, नीमच से नेतृत्व करता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78वां क्वेश्चन क्या कहता है? तात्या टोपे राजस्थान में कहाँ पकड़ा गया? देखो, राजस्थान में जो तात्या टोपे, इसी चक्कर में एंट्री मारी थी कि वहाँ से कुछ सहायता मिल जाएगी, लेकिन सभी जो राज्य के जितने भी शासक थे वो अंग्रेज़ों के साथ थे, नई नई संधि भी हुई थी, तो वो उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन जो जनता थी ना, वो सारी उनके ही साथ थी, जो आज़ाद कराने में लगे हुए थे 1857 में अंग्रेज़ों से भारत को। तात्या टोपे के राजस्थान में पकड़ा गया था, सीकर के अंदर, वो भी अपने मतलब इसका कोई जानकारी था, या ऐसे कह सकते हैं कि मतलब बिल्कुल खास था, मतलब इसका उसी ने इसको पकड़वा दिया था। ठीक है। और बांसवाड़ा भी गया था ये, और बांसवाड़ा पे इसने अधिकार भी किया था तात्या टोपे ने 1 दिन तक। अगले दिन क्या है कि फिर उसे खबर मिली कि 11 दिसंबर को बांसवाड़ा पे इसने अधिकार कर लिया था। अगले दिन इसे खबर मिलती है कि अंग्रेज़ यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो इसने छोड़ दिया था फिर। ठीक है। तो सीकर में जो तात्या टोपे पकड़ा जाता है, बाद में तो इसे फांसी भी दी जाती है 1859 में 18 अप्रैल को, नरवर के द्वारा यहाँ पे पकड़ा गया। अब राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, ये पुस्तक किसके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, ये पुस्तक है नाथूराम खड़गावत, नाथूराम गोडसे, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती। तो नाथूराम खड़गावत की ये पुस्तक है। तो राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। अब बात करते हैं हम किसकी? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन शायद तक यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, जो 79 क्वेश्चन है इसके अंदर ये लिखा गया था, मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 1 सेकेंड। इसमें लिखा गया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर कब पहुँचे? तो ये पहुँचे 11 अगस्त 1882 को यहाँ पे उदयपुर पहुँचते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले क्या है कि ये करौली आए थे सबसे पहले, पूछा जाए तो 1865 के अंदर। अब हम आप थोड़े जन जागरण में एंटर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80। जोधपुर के प्रधानमंत्री हैं सर प्रताप, इन्होंने बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया था। जोधपुर के जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने सर्वप्रथम बनाया था, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। वो कौन से सन में बनाया था? 81, 85, 29 या 86 के अंदर कब बनाया गया था, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा 1885 के अंदर बनाया था जोधपुर राज्य ने। और जो 1929 है, इसमें आया था शारदा एक्ट, जो बाल विवाह को लेकर ही था, ये भी शारदा एक्ट, ये भी इन्हीं के प्रयासों से आया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब हम बात करेंगे बोलाई। बोलाई किस जनजाति द्वारा वसूला जाता था? देखो, बोलाई क्या है कि एक कर था, ठीक है, भीलों के द्वारा ये मैक्सिमम वसूला जाता था, मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया। तो ये कर था, ये किसके लिए कर रहते थे? ये सुरक्षा के लिए, या सड़कों से जैसे कोई गुजरता था रास्तों से, वहाँ से लेते थे। ये आपके फास्ट फूड टैग तो अभी चले हैं, ये पहले ही चल गया था वहाँ पे बोलाई कर। ठीक है, तो बोलाई कर भीलों द्वारा वसूला जाता था, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। खेरवाड़ा में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब की गई? एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन बहुत बार, तो ध्यान रखना। आपके पास ऑप्शन है कि खेरवाड़ा में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब की गई? 1841, 1845, 1850 या 1855, कब यहाँ पे की गई? इसका सही उत्तर रहेगा 1841। 1841 में आपको याद रखना है, खेरवाड़ा में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 83। भीलों को के मसीहा गोविंद गिरी
इन्हें भीलों के मसीहा किसे कहा जाता था? गोविंद गिरी को। ठीक है, आगे हम और भी पढ़ेंगे, उनमें आपको और चीज़ें क्लियर होगी। उनका जन्म पूछा है कहाँ हुआ था। इनका जन्म बांसिया में हुआ था, बेड़सा में हुआ था, डूंगरपुर में होता है, या बांसवाड़ा के में हुआ था? देखो, इनका जन्म होता है बेड़सा में। कहाँ पे? बेड़सा में। लेकिन ये पड़ता बांसिया के अंदर ही है और डूंगरपुर में ही पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, डूंगरपुर में ही पड़ता है। इन तीनों में से सबसे पहले अपने को बेड़सा जाना है, ऑप्शन में दिखे तो। अगर बेड़सा ना मिले तो बांसिया पे जाना है, बांसिया ना मिले तो डूंगरपुर में जाना है। अब हम बात करेंगे, इन्होंने आदिवासियों के जनजागृति में बहुत मतलब योगदान था प्रमुख इनका, गोविंद गिरी का। अब है 84 क्वेश्चन की बाबा जी। अब एक अन्य चीज़ और बता दूं मैं गोविंद गिरी के बारे में आपको। इन्होंने एक संप सभा का भी गठन किया था गुरु गोविंद गिरी ने, और एक बेड़सा में भगत पंथ की स्थापना पूछ लेना 1911 में, वो भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। अब बात आती है बाबा जी व आदिवासियों का मसीहा। भीलों का मसीहा नहीं बोल रहा, आदिवासियों का मसीहा बोल रहा हूँ। किसे कहा जाता था? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल या कैलाश सांकला? तो इसका सही आंसर रहेगा मोतीलाल तेजावत को बाबा जी बोला जाता था। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आपको याद रखना। और इनका जन्म होता है ना, मोतीलाल तेजावत का जन्म भी पूछा गया है, कौन से गांव में होता है? कोलियारी। कोलियारी गांव में इनका जन्म भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने चित्तौड़ के, वो आगे पढ़ेंगे हम, फिर अगले वाला क्वेश्चन पहले ही रिवल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? जो कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ध्यान रखना। अब बात आती है एक ही आंदोलन की। एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई, किसने की, ये हम देखेंगे। कोलियारी, बेड़सा, मातरकुंडिया या चित्तौड़? तो मातरकुंडिया जगह है चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़, मातरकुंडिया न है तो आप चित्तौड़ करोगे। मातरकुंडिया में की मोतीलाल तेजावत ने। किसने? मोतीलाल तेजावत ने श्री गणेश किया 1921 के अंदर। ठीक है, मातरकुंडिया से 1921 के अंदर ये श्री गणेश करते हैं। वैशाख पूर्णिमा होती है उस दिन, और कोलियारी गांव में उनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना। और एक तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया था मेवाड़ महाराणा को, तो ये किसने किया, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी मोतीलाल तेजावत के द्वारा ही किया जाता है। आप ये क्लास पूरी अच्छे से देखें, और मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़रूर फोकस करें, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा बहुत सारी चीज़ें। अब है मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई? एक मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना ये पूछी गई है, ये कब होती है? ठीक है, तो 1933, 42, 44 या 45? तो ये होती है 1933, आपको याद रखना है, मीणा क्षेत्रीय महासभा। 1944 में क्या होता है? मुनि सागर, एक मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में ये नीम का थाना में एक सम्मेलन होता है, मीणाओं की सुधार समिति बनती है 1942 के अंदर। कब? 1944 के अंदर, सॉरी, मीणा सुधार समिति। तो मीणा सुधार समिति बनती है यहाँ पे 1944 के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1945 में इस समिति का सम्मेलन होता है श्री माधोपुर के अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये ध्यान रखना। मीणा क्षेत्रीय महासभा याद रखना 1933, और जाट महासभा 1931। वीर भारत सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, ये आपको यहाँ पे बताना है। केसरी सिंह बाराहट, जोरावर सिंह, लक्ष्मीकांत या नारायण सिंह? तो इसका सही आंसर रहेगा केसरी सिंह बाराहट के द्वारा यहाँ पे वीर भारत सभा का गठन 1910 ईस्वी में यहाँ पे किया गया, ध्यान रखना। केसरी सिंह बाराहट करेक्ट आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 88 पे अपने चलते हैं कि 1931 में क्रांतिकारी दल की स्थापना किसने की? एक दल था, उसका नाम था क्रांतिकारी दल। इसकी स्थापना कौन करता है? चिरंजीव लाल शर्मा, जोरावर सिंह, केसरी सिंह या लक्ष्मी नारायण? तो इसका सही आंसर रहेगा चिरंजीव लाल शर्मा है, वो क्रांतिकारी दल की स्थापना करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। और अब हम बात करेंगे राजस्थान का प्रथम मासिक पत्र, समाचार पत्रों के बारे में का क्वेश्चन है ये, कि राजस्थान का प्रथम मासिक पत्र कौन सा था? मजहरूल सरूर, राजपूताना हेराल्ड, राजपूताना अखबार? तो इसका सही आंसर रहेगा मजहरूल सरूर था। ये राजस्थान का प्रथम मासिक पत्र था जो भरतपुर राज्य से छपता था। भरतपुर राज्य से हिंदी व उर्दू में, हिंदी व उर्दू के अंदर ये छपता था, ध्यान रखना, 2 भाषाओं के अंदर। इसके पश्चात और भी मतलब जैसे जयपुर से कन्हैया लाल ने रोज़ तुम तालीम या राजपूताना अखबार
निकाला था। और जो राजपूताना हेराल्ड है ये अंग्रेजी भाषा में था। इसके संपादक हनुमान सिंह थे। ध्यान रखना, राजपूताना हेराल्ड के अगर आपसे संपादक पूछ ले, हनुमान सिंह, हनुमान सिंह। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वो है 90 क्वेश्चन, वो है मौलवी मुराद अली किस समाचार पत्र के संपादक थे। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि मौलवी मुराद अली कौन से समाचार पत्र के संपादक थे। राजपूताना गजट, राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी या नवीन राजस्थान। देखो इसका सही आंसर रहेगा जो 1885 के अंदर ये राजपूताना गजट प्रारंभ हुआ था, इसके जो संपादक थे वो कौन थे, मौलवी मुराद अली। और जो राजस्थान केसरी है और नवीन राजस्थान है, नवीन जो राजस्थान है ये 1922 में आया था, और राजस्थान केसरी 1920 में वर्धा में, 1920 में इसकी वर्धा में, ये बाद में इसका मुख्यालय अजमेर में कर दिया गया था। ये 1922 में आता है। फिर इसका नाम चेंज करके तरुण राजस्थान भी कर दिया जाता है 23 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। 91वां क्वेश्चन क्या कहता है, 1 सेकेंड। 91वां क्वेश्चन कहता है कि जयनारायण व्यास किस समाचार पत्र के संपादक थे, आगीवाण, प्रजा सेवक, नवज्योति या आर्य मार्तंड। तो इसका सही आंसर रहेगा आगीवाण। आगीवाण के संपादक थे कौन, जयनारायण व्यास। यहाँ पे आगीवाण के संपादक थे, आपको याद रखना है। प्रजा सेवक की बात करें तो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा संपादक थे, अचलेश्वर प्रसाद जो शर्मा है। नवज्योति की बात करें तो अजमेर से राम नारायण चौधरी ने प्रकाशन शुरू किया था। यहाँ पे जो प्रकाशन है वो राम नारायण चौधरी के द्वारा यहाँ पे किया गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी आर्य मार्तंड यहाँ पे पंडित राम सहाय शर्मा, पंडित राम सहाय शर्मा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। 92वां प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेवा संघ है, जैसे 1919-20 के आसपास बहुत सारे बने थे। तो 1919 में यहाँ पे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई है। ध्यान रखना, 1919 में किसकी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। इसका मुख्यालय अगर पूछ ले तो अजमेर में बनाया गया, मुख्यालय अजमेर राजस्थान सेवा संघ का। और इसके जो सक्रिय सदस्य थे वो मेन रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकरी थे। और इन्होंने जो किसान आंदोलन थे उन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 1918 में क्या क्या बना था, एक तो बनी थी राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा बनी थी, ध्यान रखना 1918 के अंदर, जिसकी दिल्ली में स्थापना हुई थी। और 1918 में क्या बना था, मारवाड़ी हितकारिणी सभा बनी थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा भी यहाँ पे बनती है 1918 में। और एक मारवाड़ सेवा संघ 1920 में बनता है। 1920 में क्या बनता है, मारवाड़ सेवा संघ। ध्यान रखना, मारवाड़ सेवा संघ बनता है 1920 के अंदर। 1915 में बनती है प्रताप सभा। प्रताप सभा कब बनती है, 1920 के अंदर बनती है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष कौन बने थे। जो मारवाड़ लोक परिषद है, देखो जो मारवाड़ लोक परिषद है इसका निर्माण हुआ था 1938 ईस्वी में, ध्यान रखना। और इसके अध्यक्ष बनते हैं रणछोड़ दास गट्टानी। कौन, रणछोड़ दास गट्टानी। अगर आपसे पूछ ले कि अभयमल जैन और बाकी क्या है कि इसके सदस्य थे ये अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, अभयमल जैन और मथुरा दास माथुर, ये भी इसी के अंदर ही आते हैं, ये इनके अन्य सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष बनते हैं रणछोड़ दास गट्टानी। अब बात करते हैं सर्वहितकारिणी सभा।
देखो जो सर्वहितकारिणी सभा है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? इसकी स्थापना होती है चूरू के अंदर। कहाँ पे? चूरू के अंदर इसकी स्थापना होती है और करते हैं स्वामी गोपाल दास स्थापना इसकी करते हैं, आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब संभाला। अब अपने आ गए हैं किसान आंदोलन पे। देखो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत होती है 1897 ईस्वी में, चलता कब तक है? 1941 तक। हमने जो किसान आंदोलन की मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाल रखी है वो भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। 44 वर्षों तक देखो ये चलता है, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन। तो इसके भी जैसे अलग अलग चरण हैं। इसका जो प्रथम चरण है, बिजोलिया के बारे में ही बात कर रहा हूँ, इसका जो प्रथम चरण है वो 1897 से 1915 तक चला। फिर जो इसका द्वितीय चरण है वो 1916 से चला 1922 ईस्वी तक। फिर जो इसका तृतीय चरण है, ये चरण भी याद रखने हैं आपको, रखने हैं 1922 से 1941। और जो अब यहाँ पे क्या पूछा है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन 1916 में ज्वाइन किया रामनारायण चौधरी के कहने पर। पहले इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अगर पहले पूछ ले तो साधु सीताराम दास थे। ठीक है, ध्यान रखना, साधु सीताराम दास थे। और छोड़ कब दिया, अलग कब हुए? अगर आपसे पूछ ले अलग कब हुए विजय सिंह पथिक की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विजय सिंह पथिक, तो अलग हुए 1929 के अंदर। 1929 में ये अलग हो जाते हैं, इस आंदोलन से हट जाते हैं। बाद में हीरालाल शास्त्री वगैरह संभालते हैं। फिर बात करते हैं रूपा जी व कृपा जी धाकड़ किसान किस किसान आंदोलन से में शहीद हुए। ये पूछा गया है कि रूपा जी और कृपा जी धाकड़ किस किसान आंदोलन में, बेगू बरड़ अलवर या बिजोलिया, ये आपको बताना है। बेगू बरड़ अलवर या बिजोलिया, इसमें रूपा जी और कृपा जी शहीद होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये है बेगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेगू किसान आंदोलन। जो बेगू किसान आंदोलन है ये चलता है 1921 से 1925 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1921 से 1925 तक। राम नारायण जो चौधरी है ये इनके प्रमुख नेतृत्वकर्ता, अगर आपसे पूछ ले बेगू में नेतृत्वकर्ता कौन है, राम नारायण चौधरी यहाँ पे प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं। और बूंदी में होता है बरड़ किसान आंदोलन, अलवर में नीमू चाणा कांड होता है, वो भी आगे देखेंगे हम। बिजोलिया का हमने अच्छे से देख ही लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 97, डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, एक डाबी कांड होता है, वो बरड़ से है, मारवाड़ से है, भरतपुर से है या बेगू से है। मतलब डाबी कांड के बारे में आपको बताना है कि किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर रहेगा बरड़ किसान आंदोलन, इससे है डाबी कांड का संबंध, जो कि बूंदी किसान आंदोलन भी कहलाता है। और यहाँ का जो नेतृत्व था वो करते थे न्यून राम शर्मा, पंडित न्यून राम शर्मा यहाँ के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे कि नीमू चाणा हत्याकांड की घटना कब हुई। देखो जो नीमू चाणा हत्याकांड है ये घटना कब हुई, 25, 42, 47 या 23 के अंदर कब होती है, ये आपको बताना है। देखो जो नीमू चाणा हत्याकांड है ये अलवर के राज्य में किसान आंदोलन से संबंधित है, हमने अच्छे से पढ़ा था। ये जो घटना होती है 13 मई 1925 को होती है। सही आंसर रहेगा 13 मई 1925 को। ठीक है, 13 मई 1925 को। नीमू चाणा जो कि पड़ता है कौन सी तहसील के अंदर, बानसूर तहसील का नाम भी आप याद रख लेना। और यहाँ पे जो कमांडर है किसान सभा में छज्जू सिंह गोलियां चला देता है। और महात्मा गांधी भी इसका हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक जो विभत्स बताते हैं और इसे डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा भी देते हैं नीमू चाणा हत्याकांड को, ये आपको ध्यान रखना है बात। अब हम बात करेंगे 99वें क्वेश्चन की सोयरी देवी व उत्तमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है। सीकर, पंचपाणा, बीकानेर या अलवर। तो सीकर का जो किसान आंदोलन है इससे किशोरी देवी संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। जो सीकर राज्य का किसान आंदोलन है
इससे संबंधित है किशोरी देवी। सिक्कर ठिकाने का जो इसमें जो सिक्कर राज्य का जब वो चल रहा था तो इसमें जाट महासभा की भी मतलब गठन होता है, और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट। ये पत्नी थी ठाकुर देसराज की उत्तमा देवी, और जो हरलाल सिंह की पत्नी थी किशोरी देवी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पंचपाणे का किसान आंदोलन है ये शेखावटी के जो एरिया हैं जैसे नवलगढ़, मंडावा, डोरनौज, वहाँ पे उस साइड होता है पंचपाणे का। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की हुई, किसने की, मतलब राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई यहाँ पे, तो ये की गई ठाकुर देसराज के द्वारा। इसके द्वारा, जो ये भरतपुर के हैं ठाकुर देसराज, लेकिन इन्होंने सीकर के किसान आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, ध्यान रखना। तो 1931 में ये करते हैं स्थापना। ठीक है, 1931 में स्थापना करते हैं, ध्यान रखना। 1931 भी आपको याद रखना है। और इसमें जो टीकूराम भूकर व चंद्रमान लिखा है, ये इसमें शहीद हुए थे, वो किसान हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101, दूध व खारा किसान आंदोलन के नेतृत्व करता है। तो इसके देखो वैसे तो दोनों ही हैं, मग्गाराम वैद्य, हनुमान सिंह, लेकिन प्रमुख नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह है। दूध व खारा ये जगह पड़ती है कहाँ पे, चूरू में। ये बीकानेर राज्य के क्षेत्र का किसान आंदोलन है, दूध व खारा की हम बात करें। अब बात करते हैं हम कि मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई। अब हम आ चुके हैं प्रजा मंडल पे। ठीक है, प्रजा मंडल आंदोलनों पे आ चुके हैं हम। एक सेकंड। तो यहाँ पे जो मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना है 1938, 31, 44 या 39, ये होती है 1938 के अंदर। ठीक है, कहाँ पे होती है, बलवंत सिंह मेहता के निवास पर। बलवंत सिंह मेहता इसमें अध्यक्ष बनाए गए, ये बने थे अध्यक्ष। और जो उपाध्यक्ष बने थे वो कौन थे, भूरेलाल बया। भूरेलाल, अगर अब आपसे पूछ ले भूरेलाल का संबंध किससे है, भूरेलाल बया, ये बने थे उपाध्यक्ष। और माणिक्यलाल वर्मा बने थे महामंत्री। माणिक्यलाल वर्मा क्या बने, महामंत्री। 1931 में कौन से की हुई, देखो जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रजामंडल आपको ऐसे सारे याद रखने हैं, स्थापना और उनके अध्यक्ष। तो अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे कि जयपुर प्रजामंडल से संबंधित कौन कौन है। कपूरचंद पाटनी है, जमनालाल बजाज है, हीरालाल शास्त्री है, या उपरोक्त सभी। तो 1931 में स्थापना होती है जयपुर प्रजामंडल की। तो ये तीनों ही जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है, इसका सभी आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104, मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। जो मारवाड़ प्रजामंडल है, इससे पहले देखो एक मारवाड़ लोक परिषद हमने पढ़ा था, वो 1938 में वो भी बनी थी। अगर हम बात करें मारवाड़ प्रजामंडल की, तो छगनलाल चौपासनी वाला, अभयमल मेहता, भंवरलाल सराफ, तो ये सारे ही मतलब मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। ये भी आपको इसमें उपरोक्त सभी, छगनलाल का नाम याद रखना है, अभयमल जैन का, और भंवरलाल सराफ का याद रखना है, मारवाड़ प्रजामंडल। फिर कोलकाता में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई। देखो पहले तो मग्गाराम वेद ने इस बीकानेर में ही की थी, लेकिन बाद में ये कोलकाता में भी इसकी स्थापना की गई थी दोबारा, इसको जब अवैध घोषित कर दिया गया था 1937 में लक्ष्मी देवी आचार्य की अध्यक्षता में। तो जो कोलकाता में स्थापना होती है, इसमें जो अध्यक्ष बनता है वो कौन है, लक्ष्मी देवी आचार्य। आचार्य, ध्यान रखना। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और जो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है ये रेवाड़ी में हुई थी, याद रखना, हरियाणा के अंदर रेवाड़ी में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे कि त्रिलोकचंद माथुर किस प्रजामंडल की स्थापना की, ये पूछा गया। करौली, धौलपुर, सिरोही या जैसलमेर, किसकी स्थापना करते हैं। देखो जो करौली प्रजामंडल है इसकी स्थापना की जाती है 1938 में। 1938 में त्रिलोकचंद्र माथुर के द्वारा, किसके द्वारा, त्रिलोकचंद्र माथुर के द्वारा। ठीक है, याद रखना। और जो ज्वाला प्रसाद हैं वो इनसे संबंधित है, धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है, ध्यान रखना। और 1936 में होती है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, 1936 में। कब,
कृष्णदत्त पालीवाल, मूलचंद और ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल, 4 व्यक्तित्व संबंधित है इससे। सबके आप नाम याद रख सको तो रख लेना, लेकिन कृष्णदत्त पालीवाल का याद रखना, धौलपुर से संबंधित है कृष्णदत्त पालीवाल। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास के द्वारा की जाती है जोधपुर में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? देखो, अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई में कौन से प्रजामंडल की, वैसे पहले मुंबई में होती है सिरोही की, फिर बाद में जो मेन है वो यहीं होती है, लेकिन पहले अगर एक बार मुंबई में पूछ ले तो कौन करता है? गोकुल भाई भट्ट करते हैं 1939 में। गोकुल भाई भट्ट 1939 में, गोकुल भट्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। देखो, जैसलमेर में वैसे ही बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, अत्याचार बहुत था, तो स्थापना जोधपुर में हुई थी। रेवाड़ी में भरतपुर की हुई, तो जोधपुर में हुई थी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं 108 पे। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? एग्जाम में आ चुका है। जो भरतपुर राज्य प्रजा संघ है, प्रजामंडल नहीं पूछा है, तो ये 1928 के अंदर भरतपुर राज्य प्रजा संघ की यहाँ पे स्थापना होती है। गोपीलाल यादव यहाँ पे बनते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन बनता है? गोपीलाल यादव इसका अध्यक्ष बनता है, ध्यान रखना, गोपीलाल यादव इसका अध्यक्ष बनता है, ठीक है। और देश राज को सचिव बनाया जाता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 109 पे। झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे मदन गोपाल, कन्हैया मित्तल, मांगीलाल भव्य या रतन लाल, कौन मतलब इसमें से जो झालावाड़ प्रजामंडल है इसके अध्यक्ष थे, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा मांगीलाल भव्य। और बाकी जो ये थे मदन गोपाल, कन्हैया मित्तल, ये भी इसके साथ ही थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो झालावाड़ प्रजामंडल से मदन गोपाल, कन्हैया और रतनलाल का संबंध भी है। अब हम बात करें राजस्थान यूनियन का निर्माण कौन सा शासक करना चाहता था? ये आपसे कहा गया है कि जो एक शासक था वो राजस्थान यूनियन का निर्माण करना चाहता था, वो कौन था? भोपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह, भीम सिंह या फिर उपरोक्त सभी, मतलब कौन सा इसमें सही रहेगा? ये हम अब आ चुके हैं राजस्थान का जो एकीकरण था वहाँ पे हम आ चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान के एकीकरण के बारे में। ये राजस्थान, गुजरात और मालवा की रियासतों को मिलाकर बनाना चाहता था, वो था भोपाल सिंह। कौन? आपको याद रखना है, भोपाल सिंह, ठीक है। लक्ष्मण सिंह बनाना चाहता था वागड़ संघ, क्या? वागड़ संघ। और कोटा का भीम सिंह हाड़ौती संघ, ये कहता मैं अपना हाड़ौती बनाऊंगा, कोटा बूंदी 12 झालावाड़ को लेके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 111, 1 सेकंड, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है। हाँ, भारत अधिनियम में हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक। मैं ध्यान रखना यहाँ पे बोल रहा हूँ भारत अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखना, भारत अधिनियम की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एकीकरण पर। एकीकरण पर अलवर के तेज सिंह हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन भारत अधिनियम पर करते हैं बीकानेर के शार्दुल सिंह, ध्यान रखना, बीकानेर के शार्दुल सिंह यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112, वरत राजस्थान का निर्माण किस चरण में हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कौन से चरण में वरत राजस्थान का आपके निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। तो चौथे चरण में होता है। देखो, जो संयुक्त राजस्थान था, चतुर्थ चरण में होता है वरत राजस्थान का निर्माण। जो संयुक्त राजस्थान था अपना, तीसरे चरण में जो संयुक्त बना था, उसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, 4 बड़ी रियासतों को मिला के वरत राजस्थान का निर्माण यहाँ पे किया गया था। प्रथम चरण में देखो 4 मिले थे, ABCD से आप याद रख सकते हो, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, जो 18 मार्च 1948 को। इनका जो राज प्रमुख था उदयभान था और प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ इसको नाम दिया गया था KM मुंशी के कहने पे, ठीक है, KM मुंशी के कहने पे। अब हम बात करते हैं 113, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? पूर्व राजस्थान, तो ये हुआ था दूसरे चरण में। कौन से में? दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण की डेट क्या थी? 25 मार्च 1948 थी, 25 मार्च 1948।
याद रखना है। इसमें थे बाबू जाडूकी को परसाटो, आप याद रख सकते हो, ठीक है। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये। और इसमें राजधानी कोटा को बनाया गया था। सेकंड जो द्वितीय चरण था, इसमें राजधानी किसे बनाया गया? कोटा को राजधानी बनाया गया और भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। तो यहाँ पे राज प्रमुख कौन था? द्वितीय चरण की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। भीम सिंह, जो कोटा का भीम सिंह था वो राज प्रमुख होता है। और गोकुल लाल असावा यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं, अगर आपसे पूछ ले, प्रधानमंत्री गोकुल असावा, गोकुल लाल असावा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। 114 क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ, किस चरण में हुआ, ये पूछा गया है। चतुर्थ, पंचम, षष्टम या सप्तम, कब हुआ? तो सिरोही का विलय हुआ आबू या दिलवाड़ा को छोड़कर, इस छठे चरण के अंदर इसका विलय हो जाता है, ध्यान रखना। सातवें चरण में क्या है कि अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, दिलवाड़ा मिलते हैं। तो ये होता है 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को होता है। फिर इसे राजस्थान के नाम से जाना जाता है। अब 115वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि राजस्थान एकीकरण के समय किस श्रेणी के राज्यों में था? इसमें क्या अलग अलग श्रेणियां थी, पार्ट ए में था, पार्ट बी में था, पार्ट सी में था या डी में? तो पार्ट बी श्रेणी के अंतर्गत था राजस्थान। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान निर्माण के समय रियासतें पूछी है कि कितनी थी, कि राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तो मतलब यहाँ पे कितनी थी रियासतें? 18 थी, 19 थी, 20 थी या 21 थी? तो यहाँ पे थी 19 रियासतें। कितनी थी? 19 रियासतें थी। और 3 क्या थे? ठिकाने। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। देखो नीमराणा को तो मत्स्य संघ के टाइम मिला लिया गया था। कुशलगढ़, लावा और नीमराणा 3 यहाँ पे ठिकाने थे। एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो कौन था? अजमेर मेरवाड़ा, जो अंत में मिलाया गया था, अजमेर मेरवाड़ा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। मत्स्य संघ में कौन शामिल नहीं था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कौन सा नहीं था? ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चारों ही शामिल थे। मैं ऑप्शन बोल देना भूल गया, इसके अंदर अलवर भी था, भरतपुर भी था, धौलपुर भी था, करौली भी था। और जो यहाँ पे राजधानी बनाया गया था वो अलवर को बनाया गया था, ठीक है। इसमें ये सभी था, ये सभी शामिल थे इसके अंदर। ई ऑप्शन कर लो, सभी, सभी शामिल थे। नहीं हटाना पड़ेगा, कौन शामिल था, नहीं हटा देते हैं यहाँ से। और उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, ये हमने पहले देख ही लिया था। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। 118 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि एकीकरण पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किए? तो ये किए अलवर के तेज सिंह के द्वारा यहाँ पे किए गए। किसके द्वारा? अलवर के तेज सिंह के द्वारा एकीकरण पर प्रथम हस्ताक्षर किए गए। 1 सेकेंड, हाँ सेकेंड, अलवर के तेज सिंह के द्वारा, ठीक है, अलवर का था, ध्यान रखना। और सत्यनारायण राज समिति जयपुर को राजधानी बनाने के पक्ष में थी। फैजल अली समिति क्या अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया। अब बात आती है 119वां क्वेश्चन कि संयुक्त वरहत राजस्थान का राज प्रमुख कौन था? जो संयुक्त वरहत बना था उसका जो राज प्रमुख पूछा गया कौन था? उदयभान, भीम सिंह, भोपाल सिंह या मान सिंह द्वितीय। 1 सेकेंड। तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो रहेगा मान सिंह द्वितीय। यहाँ पे संयुक्त वरहत के टाइम राज प्रमुख था। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 कि पूर्वी राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पे पूछा गया है। जब राजस्थान का पूरी राजस्थान संघ बना था दूसरे चरण में, तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था ये आपसे पूछा गया है। तो वो था गोकुल लाल असावा। कौन? गोकुल लाल असावा यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। तो ये 120 का करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 की कि किस शासक ने ऐसे कहा था कि मैं अपने जो भारत में विलय पे हस्ताक्षर करवा रहे थे, तो ऐसे कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। चंद्रवीर सिंह, तेज सिंह, हनुवंत सिंह या भीम सिंह? तो ये कहा था जो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह हैं,
वाड़ा के चंद्रवीर सिंह हैं, इनके द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, तो ये आपके 121 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा इतिहास जो इसकी सभ्यताओं से लेकर एकीकरण तक कंप्लीट करवाया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो 14 को आने वाली है, उसमें पूरा भूगोल कवर होगा। उसके बाद करंट अफेयर कवर करेंगे और कला संस्कृति भी कवर करेंगे। तो आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रीड के विद्यार्थी हैं उनको शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।